नमस्कार मित्रों, ये स्टडी ग्राम के इस जो ऐप है इस पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? संधि चल रहा है। कौन सा चल रहा है? संधि। संधि में कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? स्वर संधि पहला भेद पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के हमने कितने भेद थे जो कर लिए? 2। कौन सा? दीर्घ संधि और गुण संधि। तीसरा कौन सा है? दीर्घ, गुण और फिर वृद्धि संधि। एक बार पहले कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गुण संधि के हमने कितने नियम पढ़े थे? 3 नियम पढ़े थे। कितने नियम पढ़े थे? 3 नियम। दीर्घ संधि के कितने थे? 4। गुण संधि के 3 नियम पढ़े थे। कौन से थे? अ या आ के साथ क्या आ जाए? पहला नियम क्या था? अ या आ के साथ ई आ जाए तो अ और ई मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ए का। दूसरा नियम क्या है? अ या आ के साथ ई के बाद ऊ आ जाए तो किसका निर्माण होगा? ओ का। तीसरा नियम क्या है? अ या आ के साथ क्या आ जाए? री, तो किसका निर्माण होगा? अर का। किसका निर्माण होगा? अर का। और र क्या है? हलंत है। र क्या है? हलंत है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखते हैं तीसरा क्या है? वृद्धि स्वर संधि। इसमें कुछ नहीं है, जो गुण स्वर संधि है ना उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, वही क्या है? वृद्धि संधि है। गुण संधि में क्या हो जाती है? एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। इसके नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है वृद्धि संधि का? भी शुरुआत में तो क्या आएगा? अ या आ। अब वृद्धि संधि में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? री तक आ गए थे। सॉरी, गुण संधि में अ से शुरू हुए थे, अ के साथ में अ या आ जाए तो क्या हो जाता है? दीर्घ संधि। फिर ई, ऊ और री आ जाता है, तब क्या होती है? गुण संधि। अब क्या बचे? ए, ऐ, ओ और औ ये बचे। उसके बाद अ का काम तमाम, है ना। अ के साथ सारे के सारे नियम हो जाएंगे। उसके बाद फिर ई की बारी आएगी, फिर ऊ की बारी आएगी, फिर री की बारी आएगी, ए, ऐ, ओ और औ की बारी आएगी। यानी ये सारे के सारे एक क्रम में चलेंगे। ठीक है। तो वृद्धि संधि का पहला नियम क्या है कि अ या आ के साथ, आप खुद बताइए अब यहाँ पे क्या आएगा? री तक तो गुण संधि में आ गए थे, फिर ए और ऐ आएगा तो क्या होगा? ऐ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऐ का निर्माण होगा। यानी एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। गुण संधि में क्या होता था? एक मात्रा वाले स्वर आते थे और इसमें कौन सी मात्रा होगी? 2 मात्रा, यानी एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा? एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। यही क्या है? वृद्धि संधि है। ठीक है। तो इसके उदाहरण देखेंगे। पहले नियम के 1-2 उदाहरण देखते हैं, फिर सारे नियम करेंगे और नियमों के बाद में सबके उदाहरण एक साथ देखेंगे। जैसे देखो, पहला नियम क्या है? अ और ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ऐ का। जैसे 1 धन 1। अब क में किसकी मात्रा है? क हलंत हो गया तो इसमें अ की मात्रा। साथ में क्या है? 1। हमें पता है कि अ और ए मिलके किसका निर्माण करता है? ऐ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऐ का। वृद्धि स्वर का निर्माण होता है। तो वापस शब्द क्या बन जाएगा? ए का हलंत है, आधा है। हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है यानी आधा होता है, उसके बाद क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए तो क्या होगा? उस स्वर की मात्रा उसमें लग जाएगी। तो क में किसकी मात्रा लगेगी? ऐ की। ऐ की एक मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है। कितनी होती है? 2 मात्रा। 1 धन 1 शब्द क्या बन गया? 1-1। तो यहाँ पे देखो ए और ऐ कौन से स्वर हैं? ए और ऐ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मात्रा लगाते हैं तब। ए को जब मूल रूप में लिखते हैं, स्वर के रूप में लिखते हैं, तब इसमें कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन जब इसकी मात्रा लगाते हैं तो कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन ऐ में क्या होता है कि भाई मूल रूप में तो 1 मात्रा होती है और जब इसको मात्रा के रूप में लिखते हैं तब इसमें कितनी मात्राएं हो जाती हैं? 2 मात्राएं हो जाती हैं। तो हमारे दिमाग में यही रहता है, जैसे ओ होता है ना,
मूल रूप में लिखते हैं तब भी एक मात्रा होती है, और मात्रा के रूप में लगाते हैं तब भी एक ही मात्रा होती है। आउ है, मूल रूप में भी दो मात्रा होती है, और मात्रा के रूप में लिखते हैं तब भी उसमें दो मात्राएं होती है ना। तो ये हमारे दिमाग में एकदम सही बैठता है कि यहाँ भी एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा, यहाँ भी दो मात्रा आ रही, यहाँ भी दो मात्रा आ रही है। तो वही कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहता है कि भाई यहाँ पे एक मात्रा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, एक ही मात्रा होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक मात्रा है मूल स्वर में, लेकिन जब इसकी मात्रा लगाएंगे ए की तो कितनी होगी, दो मात्रा होगी। और जब ए है, ए को मूल रूप में लिखते हैं तब कोई मात्रा नहीं होती, बिना मात्रा का होता है। और जब मात्रा के रूप में लिखते हैं तब इसकी एक मात्रा लगाई जाती है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है ना, इसकी वजह से इसमें भी क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा होती है, एक ही लगती है, यहाँ पे दो होती हैं और यहाँ पे भी दो मात्राएं लगती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है कि भाई यहाँ पे क्या है, एक मात्रा वाला स्वर, एक मात्रा लगी ए में, और मात्रा के रूप में लिखेंगे तब यहाँ पे कितनी लगेगी, दो लगेगी। यहाँ पे एक भी नहीं होती है, और मात्रा के रूप में लिखेंगे तब इसमें एक मात्रा होती है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ए और ऐ का जब संधि शब्द बनाते हैं और संधि विच्छेद करते हैं तब इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सारे जो उदाहरण होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ उसमें मात्रा का ही फर्क होता है। नियम सारे सेम लगेंगे लेकिन मात्रा का फर्क होगा। कैसे, एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, जन धन ऐक्य, जन धन ऐक्य। अब वही सबसे पहला काम क्या है, तोड़ना है। नव में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा, ठीक है। साथ में क्या है, ऐक्य, अ और ऐ। हमें पता है अ या आ के साथ ए या ऐ आ जाता है तो किसका निर्माण होता है, ऐ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऐ का निर्माण होता है। तो शब्द क्या बन जाएगा, ज न आधा है, हलंत युक्त है। तो हमें पता है जब भी कोई व्यंजन आधा या हलंत युक्त होता है और उसके बाद क्या आ जाता है, स्वर आ जाता है, तो स्वर की मात्रा लग जाएगी। तो न में किसकी, ऐ की मात्रा। ऐ की एक मात्रा लगेगी या दो मात्रा लगेगी, बताओ। ऐ की एक मात्रा लगेगी या दो मात्रा, एक मात्रा नहीं, कितनी लगेगी, दो मात्रा लगेगी ना, क्योंकि ये स्वर के रूप में या मूल स्वर के रूप में लिखते हैं तब तो एक मात्रा दिखती है इसकी। लेकिन जब मात्रा के रूप में लगाते हैं तब क्या होता है, एक मात्रा और बढ़ जाती है, और कितनी हो जाती है, दो मात्राएं। तो शब्द क्या बन गया, जनैक्य। शब्द क्या बन गया, जनैक्य। वापस देखे देखते हैं, संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि। इसका पहला नियम क्या है कि अ या आ के साथ क्या आ जाए, ए या ऐ आ जाए। अ या आ के साथ में ए या ऐ आ जाता है तो किसका निर्माण होता है, ऐ का निर्माण होता है। उदाहरण देखते हैं। देखें, एक धन एक, क्या है, एक धन एक। अब क में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है। साथ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हमें पता है कि अ या आ के साथ ए या ऐ आ जाता है तो किसका निर्माण होता है, ऐ का निर्माण होता है। यानी अ और ए मिलके किसका निर्माण करेंगे, ऐ का, यानी वृद्धि स्वर का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अ और ए मिलके ऐ का निर्माण हो गया। तो ए क आधा है, उसके बाद ऐ आ रहा है, तो ऐ की कितनी मात्राएं लगेगी, क में दो मात्रा लगेगी। कितनी लगेगी, दो मात्राएं। ये चीज़ ध्यान रखनी। और फिर क, शब्द क्या बन गया, एकैक। शब्द क्या बन गया, एकैक। अब दूसरा, जन धन ऐक्य। न में किसकी मात्रा, अ की मात्रा। साथ में क्या आ रहा है, ऐ आ रहा है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि अ या आ के साथ ए या ऐ आ रहे हैं तो किसका निर्माण होगा, ऐ का निर्माण होगा, है ना। तो शब्द क्या, किसका निर्माण, ऐ का निर्माण। शब्द क्या बनेगा, जनैक्य। ज न में ऐ की मात्रा। ऐ की एक मात्रा होती है या दो मात्रा, दो मात्रा होती है ना, जनैक्य। शब्द क्या बन गया, जनैक्य। उदाहरण आगे समझ में, बाकी सारे जब नियम लिख के उसके बाद उदाहरण करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, है ना। फिर सारे नियम एकदम साथ में हो जाएंगे। अब देखो, पहला नियम समझ में आ गया, क्या है, वे अ या आ के साथ ए या ऐ आ जाता है तो किसका निर्माण होता है, वृद्धि स्वर का या ऐ का निर्माण होता है। ठीक है। अब दूसरा देखो, अ या आ के साथ अब क्या आएगा, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ अब क्या आएगा। अ या आ के साथ में ए ऐ के बाद कौन सा स्वर आता है, ओ औ। और औ।
अ या आ के साथ में ओ या क्या आ जाए, औ आ जाए, तो किसका निर्माण होगा, औ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, औ का निर्माण होगा। यानी अ या आ के साथ में ओ या औ आ जाए तो किसका निर्माण होगा, औ का निर्माण। कैसे होगा देखते हैं। महाधन औषधि, क्या है, महाधन औषधि। अब ह में किसकी मात्रा है, सबसे पहला काम क्या है, तोड़ना। ह में से आ बाहर निकाल दिया, क्या कर दिया, आ बाहर निकाल दिया। साथ में क्या है, औषधि, साथ में क्या है, औषधि है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ह में से आ बाहर निकाल दिया और साथ में क्या है, औ। तो हमें पता है कि अ या आ के साथ में क्या आ जाए, ओ या औ आ जाए। अ या आ के साथ में ओ या औ आ जाते हो तो किसका निर्माण होता है, बताओ, औ का निर्माण होता है, सीधी सी बात है। किसका निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है, ठीक है। तो नया शब्द क्या बनेगा, अब देखो, म ह में से स्वर निकल गया, ह कैसा हो गया, आधा हो गया, यानी हलंत युक्त हो गया। और हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है और उसके बाद क्या आ जाता है, स्वर आ जाता है, तो क्या होता है, स्वर की मात्रा उस व्यंजन में लग जाती है। जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त यानी आधा होता है और उसके बाद स्वर आ जाता है तो स्वर की मात्रा लग जाती है। तो हाँ में किसकी मात्रा लगेगी, औ की। औषधि, शब्द क्या बन गया, महोषधि। शब्द क्या बन गया, महोषधि। यानी अ या आ के साथ ओ या औ आ जाता है तो किसका निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। और हमें पता है ग में से स्वर निकल गया तो अ कैसा हो गया, आधा हो गया। तो और ये भी पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है यानी आधा होता है, उसके बाद कोई स्वर आ जाता है चाहे कोई भी हो, तो स्वर की उसमें मात्रा लग जाती है। यहाँ पे औ आ रहा है तो ह में औ की मात्रा लग जाएगी। शब्द क्या बन गया, महोषधि। शब्द क्या बन गया, महोषधि। एक और उदाहरण देखते हैं, देखें, परमधन ओजस्वी। परमधन ओजस्वी। अब पहला काम क्या करना है, इसको स्वर को बाहर निकालना है, स्वर को पकड़ना है और बाहर पटकना है। क्या करना है, स्वर को पकड़ना है, ऐसे बाल पकड़ के बाहर पटकना है, चल बाहर, निकाल दिया बाहर। साथ में क्या है, ओजस्वी। क्या है, ओजस्वी। हमें पता है कि भाई अ या आ के साथ ओ या औ आ जाता है, अ या आ के साथ ओ या औ आ जाता है, तब क्या होता है, औ का निर्माण होता है। क्या होता है, औ का निर्माण होता है। वापस शब्द क्या बनेगा, प र म। आप खुद मन में अपने आप बोलने लग जाओगे, मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी आदत हो गई, अब यही बोलना है। म आधा है, इसका मतलब ये क्या है, स्वर रहित है। और जब भी किसी व्यंजन में, जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है और उसके बाद यदि कोई स्वर आ जाता है तो उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन में लग जाती है, पता है आपको। तो म में किसकी मात्रा लगेगी, औ की, जस्वी। शब्द क्या बन गया, परमोजस्वी। शब्द क्या बन गया, परमोजस्वी। तो वृद्धि संधि के दो ही नियम है। वृद्धि संधि के कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या है कि अ या आ के साथ ए या ऐ आ जाता है तो किसका निर्माण होता है, ऐ का निर्माण होता है। दूसरा नियम क्या है कि अ या आ के साथ ओ या औ आ जाता है तो किसका निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है, ठीक है। ये कौन सी संधि के नियम है, वृद्धि संधि के नियम। समझ में आ गए। अब उदाहरण देखें इन सब के, देखते हैं, देखो कितना समझ में आया है, अभी पता चल जाएगा। नियम ध्यान में रखने, कितने नियम है वृद्धि संधि के, दो नियम है, ठीक है। दीर्घ संधि के 4, गुण के 3, वृद्धि के 2। इसका मतलब यण का 1 होगा और अयादि संधि का तो कोई नियम ही नहीं होगा, बस नाम नाम होगा, ऐसा ही होगा ना। यही चल रहा है। 4 से शुरू हुए, पहले दीर्घ के 4 थे, गुण के 3, वृद्धि के 2। इस हिसाब से तो यण और अयादि के, यण के 1 नियम होगा और अयादि का तो होना ही नहीं चाहिए नियम,
क्रम के हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कभी नहीं है ना। सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। जो होता है वो सोचते नहीं है, और जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। इसलिए जो हो रहा है उसके बारे में ध्यान दो और सोचना बंद करो। ज़्यादा सोचना सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के क्या देखेंगे उदाहरण। सबसे पहले संधि विच्छेद, आपको क्या करना है, संधि शब्द बनाना है, और फिर संधि शब्द करना दिया हुआ होगा और आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, जन धन एकता, इंद्रधन ऐरावत, महाधन ऐश्वर्य, परमधन औषधि, परमधन औषधि, प्रधन औद्योगिकी। जनधन एकता, इंद्रधन ऐरावत, महाधन ऐश्वर्य, परमधन औषधि, प्रधन औद्योगिकी, और जलधन ओक, ऐश्वर्य, पुत्रधन ऐसना। इन सब का तो क्या करना है, संधि शब्द बनाने। क्या करने हैं, संधि शब्द बनाने। और इधर लोग लिखेंगे उनका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। विश्वेक, महोस्ती, सतेष्णा, वसुदेव, विचारैक्य, स्वर्गेष्ण, विश्वेक, महोस्ती, सतेष्ण, वसुदेव, विचारैक्य, स्वर्गेष्ण और महोस तो हो गया। महोजस्वी, ये शब्द है। ठीक है, तो उनका क्या करना है, संधि शब्द बनाना है, और इनका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि शब्द कैसे बनाना है, भाई पहले स्वरों को बाहर निकालना है, नए स्वर का निर्माण करना है, और फिर क्या करना है, नया शब्द बनाना है। ठीक है, तो एक बार आप ये इनकी कोशिश करेंगे, यानी वीडियो पॉज करेंगे और फिर इनको करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में फिर देखेंगे सही है या गलत है। अब देखो, नाम में किसकी मात्रा है, अ की, साथ में ए। हमें पता है कि अ और ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऐ का। ठीक है, तो नया शब्द क्या बनेगा, न। नाम में किसकी मात्रा, ए की। ए की एक मात्रा होती है या दो मात्रा, दो मात्रा। शब्द क्या बन जाएगा, जनेकता। इस मात्रा का ध्यान रखना है, एक या दो कितनी आएगी, है ना, इस मात्रा का ध्यान रखना है। इंद्रधन ऐरावत, शब्द क्या बनेगा, अ, इसमें क्या है, नाम अ, और साथ में क्या है, ऐ। अ और ऐ मिलके किसका निर्माण करेंगे, ऐ का। तो शब्द क्या बन जाएगा, इंद्र ऐरावत। अगला महाधन ऐश्वर्य, ह में आ, साथ में ऐ। अ या आ के साथ ए या ऐ आ जाता है तो किसका निर्माण होता है,
ऐ का निर्माण होता है। शब्द क्या बन जाएगा? अ में ऐ की मात्रा महेश्वर्य। परम धन औषधि, म में अ, साथ में औ। हमें पता है कि अ या आ के साथ ओ या औ आ जाता है तो किसका निर्माण होता है? औ का निर्माण होता है। शब्द क्या बन जाएगा? म में औ की मात्रा परमौषधि। शब्द क्या बन गया? परमौषधि। प्रौद्योगिकी, प्र में अ, साथ में औ। हमें पता है कि अ या आ के साथ ओ या औ आता है तो किसका निर्माण होता है? औ का निर्माण होता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? प्र में औ की मात्रा औद्योगिकी। शब्द क्या बन गया? प्रौद्योगिकी। अब देखो, ल में अ, साथ में ओ। अ या आ के साथ ओ या औ आ जाता है तब क्या होता है? औ का निर्माण होता है। तब क्या होता है? औ का निर्माण होता है। शब्द क्या बनेगा? जलोक। शब्द क्या बनेगा? जलोक। देवधन ऐश्वर्य, वह में अ, साथ में ऐ। हमें पता है कि अ या आ के साथ ए या ऐ आ जाता है तो क्या होता है? ऐ का निर्माण होता है। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? दे, वह में ऐ की मात्रा। ऐ की एक होती है, दो मात्राएं होती है? दो मात्राएं होती है ना? देवेश्वर्य। पुत्रधन ऐसना, त्र में किसकी मात्रा? साथ में ए। अ या आ के साथ में ए या ऐ आ जाता है तो हमें पता है क्या होता है? ऐ का निर्माण होता है। क्या होता है? ऐ का निर्माण होता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? त्र पर किसकी मात्रा? ऐ की मात्रा। त्र पर ऐ की एक मात्रा होती है या दो मात्राएं होती हैं। शब्द क्या बन गया? पुत्रेष्णा। शब्द क्या बन गया? पुत्रेष्णा। अब आते हैं इधर, ये तो क्या हो गया? संधि शब्द बनाना, और ये क्या है? संधि विच्छेद करना। संधि की परिभाषा किस पर लागू होती है भाई? जब हमने शुरू की थी क्लास उस दिन बताया था संधि की परिभाषा किस पर लागू होती है? संधि शब्द पर या संधि विच्छेद पर? संधि विच्छेद पर संधि की परिभाषा लागू होती है, और वो समझाया भी था, है ना? तो ये बात ध्यान रखनी है साथ में। विश्वेक, शब्द जहाँ पे टूट रहा है, ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पे क्या करना है? शब्द को तोड़ना है। ऐ है तो ऐ किससे मिलकर बना होता है? अ और ए से। विश्व धन एक, विश्व एक। महौषधि, यहाँ पे टूट रहे हैं तो महाधन औषधि। महाधन औषधि। सतेष्णा, ऐ आ रहा है तो सत धन ऐसना। वसुदेव, यहाँ पे तो शब्द क्या बन जाएगा? वसुधा धन एव। विचारेक्य, विचारेक्य, ऐ आ रहा है तो विचार धन ऐक्य। स्वर्गेष्णा, स्वर्गेष्णा, यहाँ पे टूट रहा है तो शब्द क्या बन जाएगा? स्वर्ग धन ऐसना। शब्द क्या बन जाएगा? स्वर्ग धन ऐसना। महोजस्वी, यहाँ पे टूट रहे हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? महाधन ओजस्वी। शब्द क्या बन जाएगा? महाधन ओजस्वी। मात्रा का ध्यान रखना है कि भाई छोटी मात्रा आ रही है, बड़ी मात्रा। जब संधि विच्छेद करते हैं ना तब ध्यान रखना है कि भाई छोटी मात्रा आ रही है, बड़ी मात्रा। अ या आ रहा है और उसके साथ ए आ रहा है या ऐ आ रहा है, या फिर अ या आ रहा है और उसके साथ ओ आ रहा है या फिर औ आ रहा है, क्योंकि नियम तो वो सेम ही लगेंगे। अ के साथ ए औ चाहे औ, है ना? ए औ चाहे ऐ औ, आना क्या है? बनना ऐ है। चाहे आ के साथ ए या ऐ कुछ भी हो, बनना तो ऐ है। नियम तो लग रहा है लेकिन शब्द गलत हो जाएगा। और संधि में हमने पढ़ा था दोनों शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, है ना? अगर मात्रा छोटी बड़ी हो गई या उल्टी सीधी हो गई तो शब्द का वो अर्थ नहीं रहेगा जो उस शब्द में होना चाहिए। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, और संधि क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। अब देखो, इन सब में एक बात कॉमन आ रही है, जो संधि शब्द हैं उन सब में एक बात कॉमन आ रही है। क्या आ रही है? दो मात्राएं। क्या आ रही हैं? दो मात्राएं। सब में देख लो कितनी मात्रा आ रही है? दो मात्राएं आ रही है ना, चाहे ऐ की हो या फिर औ की हो। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? गुण संधि में कौन से स्वर आते हैं? एक मात्रा वाले।
और इसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, इसलिए ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। याद रखने के लिए भाई गुण संधि में एक मात्रा वाले स्वर आते हैं और उसमें जब एक मात्रा की और वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि। ठीक है, तो वृद्धि संधि में पहचान में लिखो भाई इसमें दो मात्रा वाले स्वरों का प्रयोग होता है, दो मात्रा वाले स्वरों का प्रयोग। वृद्धि संधि में कौन से स्वर होते हैं? दो मात्रा वाले। सारे देख लो भली, ये देखो कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी शब्द में दो मात्राएं हैं या पूछ ले निम्न में से वृद्धि संधि है तो उसमें अनिवार्य रूप से दो मात्राएं आएगी। अगर किसी शब्द में दो मात्राएं नहीं है तो उसमें वृद्धि संधि भी नहीं होगी, है ना। ये संधि की पहचान है कि वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्रा वाले स्वरों का क्या होता है? प्रयोग होता है। यदि किसी शब्द में वृद्धि संधि है तो उसमें अनिवार्य रूप से दो मात्रा वाले स्वरों का क्या होगा? प्रयोग होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि कभी सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण है और उसमें चार ऑप्शन दे देते हैं, है ना। तो उसमें देखना है कि दो मात्रा वाले स्वर कौन से हैं। जिसमें दो मात्रा वाला स्वर नहीं है वो तो सीधा बिना देखे ही चाहे किसी भी संधि का उदाहरण काट देना है ना। और दो मात्रा वाले स्वर हैं उनको सिर्फ देखना है, क्योंकि हमें पता है कि वृद्धि संधि का ये नियम है, ये पहचान है कि उसमें हमेशा कौन से स्वरों का प्रयोग होता है? दो मात्रा वाले स्वरों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। हमारी कितनी संधियाँ कंप्लीट हो गई? वैसे संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद। हम पहला भेद पढ़ रहे हैं, कौन सा? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? पांच भेद हैं, पांच भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इसको इसी क्रम में याद रखना है, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। हमने कितनी संधियाँ पढ़ ली? तीन संधियाँ, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि हो गई। दीर्घ संधि के कितने नियम थे? चार नियम थे, यानी दो समान स्वर मिलके क्या करते हैं? दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर। गुण संधि के कितने नियम थे? तीन नियम, यानी दो स्वर मिलके जब गुण स्वरों का निर्माण करते हैं तो या एक मात्रा वाले स्वरों का निर्माण करते हैं तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि। वृद्धि संधि के कितने नियम हैं? दो नियम हैं, यानी दो स्वर मिलके क्या करते हैं? वृद्धि स्वरों का निर्माण करते हैं, अर्थात दो मात्रा वाले स्वरों का निर्माण करते हैं। वृद्धि संधि के नियम भी कितने हैं? दो। मात्रा भी कितनी लगेगी? दो मात्राएं लगेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, वृद्धि संधि के नियम भी दो, मात्राएं भी दो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है ताकि आराम से आपको याद हो जाए कि दो ही नियम है और दो ही मात्राएं लगेगी, ठीक है। तो स्वर संधि के तीन भेद हो गए। कितने भेद हो गए? तीन भेद। तीन भेद तक आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे किसकी बारी? यण और अयादि संधि की, ठीक है। तो यण और अयादि संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। करवाने को तो मैं एक दिन में दो दो संधियाँ भी करवा दूँ, है ना। दीर्घ गुण साथ में करवा दूँ या पहले दीर्घ करवा के गुण और वृद्धि साथ में, फिर यण और अयादि साथ में, 3 दिन में संधि हो जाती है। लेकिन अपन आराम से धीरे धीरे इम्तिनान से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हमारा मतलब ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझाना मुख्य उद्देश्य है, ना कि सिलेबस कंप्लीट करवाना। सिलेबस तो आप कोई भी गाइड ले लो, कोई भी किताब ले लो, बाजार में हज़ारों तरह की किताबें हैं, है या नहीं। सब में सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है, तो फिर आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? वहीं से पढ़ लेते। तो आपका भी मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई किसी चीज़ को समझना है, और हमारा उद्देश्य क्या है कि किसी चीज़ को समझाना है। वरना सिलेबस तो कहीं पे भी पूरा हो सकता है। सिलेबस भी पूरा होगा, ऐसा नहीं पूरा नहीं होगा, बिल्कुल वक्त पे सिलेबस भी पूरा होगा और आपको समझ में भी आएगा। समझ में आएगा तभी ये सिलेबस पूरा करवाने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, नहीं तो फिर घास काटने से कोई मतलब नहीं। एक एक संधि पढ़ रहे हैं, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और बाकी सारे टॉपिक हैं वो भी एकदम धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, स्टडी ग्राम की ऐप पे आपका क्या है हार्दिक स्वागत है। स्टडी ग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बहुत ही कम दाम में, यानी बात पैसों की नहीं है, बात क्या है आप तक ज्ञान को पहुँचाने की, है ना। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है या लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो गए, लेकिन कोरोना की महामारी चल रही है, तो क्लासेज वगैरह जो ऑफलाइन होती है वो सारी की सारी क्या है, बंद है ना। सारे इंस्टीट्यूट बंद है, सारी कोचिंग्स वगैरह, लाइब्रेरीज़ वगैरह, स्कूल्स वगैरह सब कुछ क्या है, बंद है। लेकिन एग्ज़ाम तो हो रहे हैं, वो तो वेट करेंगे नहीं। एक जो महामारी का सबसे बुरा दौर था वो निकल गया, लेकिन हम उसको लेके बैठ तो नहीं सकते ना कि भाई अभी यहाँ ये कोरोना चल रहा है, प्रकोप इसका बढ़ रहा है, केसेस रोज़ाना बढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे नहीं, ये एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें ठप करके बैठ जाए, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो सारी ज़िंदगी अपने हिसाब से धीरे धीरे वापस रफ्तार पकड़ेगी, और हमें भी उसके साथ साथ क्या करना है, अपनी रफ्तार को भी बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे थे वहीं पे अटक के बैठ जाएंगे, नहीं, जब कोचिंग्स खुलेगी, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, तभी हम जाएंगे और तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको तैयारी के लिए एक अच्छा यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है तैयारी करने के लिए। आप घर बैठे भी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, उससे कम फीस में, कम खर्च में। यहाँ आप आकर रहते हो, कोचिंग करते हो, तो रूम के किराए वगैरह, आना जाना सारा बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन वही सारी चीज़ें जो ऑफलाइन में पढ़ाई जाती हैं वही ऑनलाइन में पढ़ाई जाती हैं। सामने भले ही कैमरा हो, लेकिन जो भी टीचर पढ़ाता है वो यही सोच के पढ़ाता है कि कैमरा नहीं है, सामने कौन बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, और उनके क्या क्या सवाल हो सकते हैं, है ना। जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो सवाल आते हैं सामने से, तो उसी आधार पर भी हाँ ये पढ़ा रहा हूँ तो इसमें ये सवाल स्टूडेंट के मन में उठ सकते हैं। तो उन्हीं सवालों को खुद ही विद्यार्थी होते हैं और खुद ही अध्यापक होते हैं, खुद ही पढ़ने वाले और खुद ही पढ़ाने वाले, दोनों की भूमिका में रहकर आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो यहाँ से जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको आराम से अच्छी तरीके से पढ़ो, और मन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मोबाइल से नहीं पढ़ा जाता है, ऑनलाइन क्लासेज में नहीं पढ़ा जाता है, ऑफलाइन में ही पढ़ा जाएगा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में यही है कि ये मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर आप खुद को उसके अनुरूप ढाल दोगे कि नहीं मैं ये पढ़ सकता हूँ, कोशिश करूँगा, तो धीरे धीरे आपको ऑनलाइन में इतना मतलब अच्छा लगने लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लासें लेना छोड़ दोगे, है ना। कि नहीं मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ूंगा, घर पे आराम से सारा मैटर मिल जाता है, आराम से पढ़ लेते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ लें, है ना, क्यों टाइम ख़राब करें। और दूसरी चीज़, ऑफलाइन में जो मैटर 1 घंटे में करवाए जाते हैं, जो टॉपिक 1 घंटे में कंप्लीट होता है, ऑनलाइन क्लासेज में वो 30 से 35 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। उससे आपका टाइम भी बचता है। चीज़ वही है, समझाने का तरीका वही है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें टाइम कम लगता है। तो एक क्या आपकी समय की बचत हो गई, धन की बचत हो गई, है ना। और फिर बाहर रहने में 1000 तरह की दिक्कतें आती है, वो सब आपको पता ही है। तो घर पे बैठे रहे तो सारी सुविधाएं आपको मिलती है। एटलीस्ट पानी की जो ग्लास होती है वो भी आपको अपने कमरे में बैठे बैठे मिल जाती है। आपको एक आवाज़ ही देनी पड़ती है, मम्मी पानी पिलाओ, है ना। तो वो भी देखते हैं मेरा बेटी या बेटा पढ़ रहा है, पानी पिला दूँ, है ना। तो ये सारी सहूलियत आपको कहाँ मिल रही है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज में। तो आप यहाँ पे आराम से पढ़िए। और हम आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो जहाँ से कल ख़त्म की थी क्लास, वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, या इन दिनों हम क्या टॉपिक कौन सा चल रहा है, संधि चल रहा है, ठीक है। संधि में कौन सी संधि, स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, 5 भेद हो गए। हमने कितने भेद पढ़ लिए, 3 भेद पढ़ लिए। कौन कौन से, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि, 3 पढ़ लिए, ठीक है। अब कौन सी संधि की बारी है, वृद्धि के बाद में यण संधि। दीर्घ संधि के कितने नियम, 4, गुण संधि के 3, वृद्धि संधि के 2 नियम। तो इसका मतलब यण संधि के कितने, 1 नियम होगा। क्रम से जिस हिसाब से हमारा क्रम चल रहा है उस हिसाब से तो 1 नियम होना चाहिए, लेकिन 1 नियम नहीं होगा। अब पढ़ते हैं, देखते हैं यण संधि। यण स्वर संधि, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। यानी यण कौन सी स्वर संधि का भाग है, स्वर संधि का भाग है। यण संधि का पहला नियम देखते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, अ से। अ के साथ में अ आया, अ या आ आया दीर्घ संधि में। फिर ई, ऊ और री किस में आया, गुण संधि में। ए, ऐ, ओ और औ किस में आ गया, वृद्धि संधि में। तो ये क्या हो गया, अ के साथ सारे के सारे स्वर आ गए। अब अ या आ के बाद किसकी बारी आती है, ई की बारी आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। ई के साथ में क्या आएगा, ई के साथ में क्या, अगर ई और ई आ जाए
तब तो क्या होता है, दीर्घ संधि हो जाती है। ई के साथ ई आ जाए यानी समान स्वर आ जाए तब क्या हो जाता है, दीर्घ संधि। इसके साथ क्या आएगा, असमान स्वर। ई के साथ क्या आ जाता है, असमान स्वर आ जाता है। यानी जब भी कोई समान स्वर आ जाता है यानी ई के साथ ई आ जाएगा तब तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की जो पहचान है वो यही होती है, उसका जो नियम होता है वही यही होता है। भाई दो समान स्वर मिलकर क्या करते हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो समान स्वर आ जाएगा तो दीर्घ संधि। तो इसके साथ ई के साथ क्या होना चाहिए, असमान स्वर, यानी ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए। कुल स्वर कितने होते हैं बताइए, 11 होते हैं। 11 में से 2 ई निकाल दिया, पीछे कितने बचे, 9। यानी ई के साथ बाकी के 9 में से कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो क्या होता है, ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। ई का क्या हो जाता है, य कैसा है, हलंत है, इसका मतलब आधा है। कैसा है, आधा है। इतनी देर तो परिवर्तन कहाँ हो रहा था, दोनों पक्षों में हो रहा था, है ना, दोनों पक्षों में हो रहा था। दोनों स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण कर रहे थे, है ना। क्या हो रहा था भी, अ या आ के साथ में क्या आ जाए, ई या ई आ जाए, तो दोनों मिलके अ और ई मिलके ए का निर्माण करते थे, यानी दोनों स्वर साथ में मिलकर नए स्वर का निर्माण करते थे। लेकिन अब बात थोड़ी सी अलग हो गई, कहानी बदल गई, ट्विस्ट आ गया कहानी में, है ना। क्या आ गया, यहाँ पे सिर्फ ई में ही परिवर्तन होगा। ये दूसरा स्वर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको कोई लेना देना नहीं है। ये जैसा जहाँ है वैसा वहीं पड़ा रहेगा। परिवर्तन किस में होगा, ई में, है ना, कि भाई ई है, इसी में जो परिवर्तन होना है वो होगा, इस स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, अब देखते हैं, देखें। शब्द क्या है, मतिदन अनुसार। क्या शब्द है, मतिदन अनुसार। पहला काम तो यही करना है कि संधि चाहे कोई भी हो, स्वर को बाहर निकालना है। हमारा बैर किससे है, स्वर से। ये किसी व्यंजन के साथ हमें अच्छा नहीं लगता है, ये किसी भी व्यंजन के साथ हमें अच्छा नहीं लगता। इसको बाहर निकालो पहले, बाकी सारे बाद में करेंगे। कौन सा नियम लग रहा है, कैसे लग रहा है, कौन सा स्वर होगा, क्या होगा, कुछ होगा, सारी बाद की बातें हैं। पहला काम तो ये जो स्वर है ना, इसको पकड़ के व्यंजन से बाहर निकालना है। क्या करना है, व्यंजन से बाहर निकालना है। बाकी बाद में देखेंगे सारी बातें। और साथ में क्या है, अनुसार। अब देखो ई के साथ क्या आ रहा है, अ। समान स्वर है या असमान स्वर, बताइए आप। असमान स्वर है तो हमें पता है कि ई के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाता है, ई की जगह पे क्या हो जाता है, य। और यह कैसा है, अलंत युक्त है, आधा है ना। अब देखो वो शब्द बना के देखते हैं। म त कैसा है, आधा है, अलंत युक्त है। और उसके बाद क्या आ रहा है, य। तो हमें पता है कितनी देर तो हम क्या बोल रहे थे कि जब भी कोई व्यंजन आधा होता है या अलंत युक्त होता है और उसके बाद कोई स्वर आ जाता है तो स्वर की मात्रा व्यंजन में लग जाती है। लेकिन यहाँ पे तो स्वर है नहीं, क्या है, व्यंजन है, तो मात्रा कहाँ से लगेगी, नहीं लगेगी। तो फिर ये कैसा रहेगा, आधा रहेगा, क्योंकि व्यंजन है। इसके बाद क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है तो उसकी मात्रा नहीं होगी, मात्रा नहीं होगी तो इसमें लगेगी नहीं। अगर इसमें लगेगी नहीं तो ये कैसा रहेगा, आधा का आधा ही रहेगा। ये त कैसा हो गया, आधा हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है, यह भी कैसा है, आधा है ना। लेकिन इस यह के बाद क्या आ रहा है, स्वर है। वापस हमारी तो वही बात है, जब भी कोई व्यंजन अलंत युक्त होता है उसके बाद कोई स्वर आ जाता है तो क्या होता है, उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन में लग जाती है। तो यहाँ नहीं लगा के हमने कहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी। हमें तो स्वर की मात्रा व्यंजन में लगानी है, यहाँ नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लगा देंगे। हमारे क्या है, हमें तो स्वर की मात्रा लगाने से है ना। तो यह में अ की मात्रा नु सार। शब्द क्या बन गया, मत्यानुसार। शब्द क्या बन गया, मत्यानुसार। वापस देखो, शब्द क्या है, मति, और साथ में क्या है, अनुसार। मति धन अनुसार। अब ई के साथ क्या आ रहा है, असमान स्वर। हमें पता है कि ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। क्या हो जाता है, ई का य। अब तो में से स्वर बाहर निकाल दिया, वापस शब्द बनाए। देखो म तो आधा है और उसके बाद व्यंजन आ रहा है। हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है और उसके बाद व्यंजन आ जाए तो वो आधा का आधा ही रहता है, कभी पूरा नहीं होता है। तो आधा हो गया। अब यह भी हलंत है, आधा है। लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है,
स्वर आ रहे हैं, तो इस स्वर की मात्रा य में लग जाएगी, मत्यनुसार। शब्द क्या बन गया? मत्यनुसार। और उदाहरण देखते हैं, देखें। धीधन ए, शब्द क्या है? धीधन ए। अब ध में से सबसे पहला काम स्वर बाहर निकालना। क्या करना है? स्वर बाहर निकालना। बाकी सारे काम बाद में देखेंगे, बाकी सारे के सारे काम बाद में देखेंगे। हमें तो बस इस व्यंजन के अंदर जो स्वर हैं वो फूटी आँख नहीं सुहाता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बाहर निकालो इसको, ये हमें फूटी आँख नहीं सुहाता है, इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दो। अब ध में से किसको बाहर निकाल दिया? ई को। और ई के बाद क्या आ रहे हैं? ए आ रहे हैं। समान स्वर या असमान स्वर? असमान स्वर है। हमारा नियम भी यही है कि ई के साथ क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। तो ई का क्या हो जाता है? यह तो परिवर्तन कहाँ होगा? सिर्फ यहाँ पे दूसरे स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा स्वर जैसा जहाँ है वैसा का वैसा वहीं पे पड़ा रहेगा। अब ध ई की जगह पे क्या आ जाएगा? यह आधा आएगा या पूरा आएगा? आधा आएगा। कैसा आएगा? आधा आएगा। अब ध आधा है, उसके बाद क्या व्यंजन आ रहा है? तो हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है यानी आधा होता है और उसके बाद व्यंजन आ जाता है, तब क्या होता है? आधा का आधा ही रहता है, कुछ नहीं होता है ना। हर बार ज़रूरी थोड़ी हो ही हो, कई बार ऐसा भी होता है कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो ध आधा हो गया। उसके बाद में यह। अब यह में किसकी मात्रा है? ए की। क्यों? क्योंकि यह आधा है, हलंत युक्त है। और हमें पता है, क्या पता है? आप सबको पता है क्या? कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है और उसके बाद यदि कोई स्वर आ जाता है तो उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन में लग जाती है। ये हम बचपन से रटते आ रहे हैं। हमारा बचपन मतलब संधि से। बचपन का मतलब क्या है? संधि शुरू हुई, वहाँ से हम यही रट रहे हैं कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है और उसके बाद कोई स्वर आ जाता है तो उस स्वर की मात्रा उस व्यंजन में लग जाती है। स्वर चाहे कोई भी हो, अ आ ई ऊ 11 में से कोई भी स्वर आ जाए, हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ मात्रा लगानी है, हम लगा देंगे। अब ये है, ए की एक मात्रा होती है, दो मात्रा होती है भाई? ए की एक मात्रा होगी या दो? एक मात्रा। वेरी गुड। ध्येय। शब्द क्या बन गया? ध्येय। समझ में आया कैसे हो रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना। संधि कौन सी है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का कौन सा नियम? पहला नियम भाई, ई के साथ कोई भी क्या आ जाए? असमान स्वर। क्या आ जाए? असमान स्वर। तो ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। लेकिन इस स्वर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। असमान का मतलब है कि ई नहीं आना चाहिए। ई के अलावा चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी स्वर आ जाए, ई के साथ यदि ई आ गए यानी समान स्वर, तो किस में होते हैं? दीर्घ संधि हो जाती है। और उसके अलावा चाहे कोई भी स्वर आ जाए, कौन सी संधि में आएगा? यण संधि में। अब उदाहरण, मतिधन अनुसार। तो हमें ई की मात्रा साथ में अ यानी असमान स्वर आ रहा है, तो ई का क्या हो गया? यह हो गया, है ना। तो त आधा है और उसके बाद व्यंजन आ रहा है। तो हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है आधा होता है, उसके बाद यदि व्यंजन आ जाता है तब क्या होता है? वो आधा का आधा ही रहता है, पूरा नहीं होता है। यही बात होती है हमारे यहाँ भी। भाई को नहीं चाहता है, एक भाई अगर आधा है, कमज़ोर है, दूसरा नहीं चाहता है कि ये मुझसे आगे निकल जाए, बड़ा हो जाए, वो उसको बिल्कुल भी सहारा नहीं देता है। तो आधा है, सामने आके खड़ा हो जाता है, बस आधा ही रह, मुँह उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ ना तेरे सामने, है ना, मैं बड़ा हूँ, मुझे बड़ा रहने दे, तू छोटा है, कमज़ोर रहे, है ना। ये क्या होता है? इसके सामने आके खड़ा हो जाता है, बस बात ख़त्म। स्वर नहीं है यहाँ पे, तेरे चाहने वाले नहीं है, तेरा भाई हूँ मैं, है ना, यहीं पे रोक के रखूँगा, आगे बढ़ के दिखा दूँ। यही होता है। पिता कैसा रह गया? आधा। अब यह इसके साथ क्या आ गया? स्वर आ गया, तो ये की मात्रा इसमें लग गई। अनुसार शब्द क्या बन गया? मत्यानुसार। ऐसे भी धी धन ए, ध में ई की मात्रा, साथ में क्या है? असमान स्वर है। ई के साथ असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है? ई का यह हो जाता है। तो शब्द क्या बन गया? ध्येय। शब्द क्या बन गया? ध्येय। ये क्या हो गया? पहला नियम। कौन सी संधि का? यण स्वर संधि का। पहला नियम क्या है? तो ई के साथ असमान स्वर आ जाता है तो ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। दूसरा नियम पढ़ते हैं, देखें। ई के बाद किसकी बारी आएगी? ऊ की बारी आएगी, क्योंकि अ के साथ सारे स्वर हो गए, ई के साथ भी स्वर हो गए, क्योंकि ई के साथ समान स्वर आया तो दीर्घ संधि, असमान स्वर आया तो यण संधि। अब ई के बाद में ऊ।
ऊ के साथ में भी क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। तो ऊ का क्या हो जाता है, य के बाद कौन सा व्यंजन आता है, व। ऊ का क्या हो जाएगा, व। ऊ का व हो जाएगा कब, जब ऊ के साथ क्या आ जाए, असमान स्वर। ऊ के साथ जब समान स्वर आता है, समान स्वर में तो हमेशा एक ही संधि होती है, दीर्घ संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि। असमान स्वर आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। कैसे, देखते देखें। अनुधन ऐसन, शब्द क्या है, अनुधन ऐसन। अब देखो वही बात है, व्यंजन के साथ हमें स्वर तो सुहाता ही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आखथू वाली बात हो गई है ना, इसको तो बाहर ही निकालना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो क्या करना है, न में से ऊ बाहर निकाल दिया, साथ में क्या है, ऐसन, साथ में क्या है, ऐसन। भाई हमने स्वर बाहर निकाल दिया, अब कलेजे में ठंडक पड़ गई, अब शांति। अब चाहे कुछ भी हो, संधि हो नहीं हो, नियम लगे नहीं लगे, कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये अलग करना है। ये कर दिया, अब बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र हो गए। अब नियम क्या है, कि ऊ के साथ क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए। तो क्या होता है, ऊ की जगह पे क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वह। कैसे आएगा, अब देखो, न आता है, उसके बाद व्यंजन आ रहा है। हमें पता है कि भाई अगर कमज़ोर है तो दूसरा भाई क्या करेगा, पहले तो होते थे एक भाई अगर कमज़ोर होता था तो दूसरा उसको सहारा देता था, है ना। लेकिन अब क्या है कि एक भाई कमज़ोर है तो दूसरा क्या चाहता है कि वो ऐसे ही रहे, मैं ऊपर रहूं, ताकि वो मुझसे सलाह लेता रहे, मुझे पूछता रहे, मेरी कद्र करता रहे, है ना। तो ये न कैसा का कैसा रहेगा, आधा, क्योंकि ये इसका भाई इसको आगे बढ़ने देगा नहीं, पूरा होने देगा नहीं, अधूरा ही रखेगा। उसके बाद में वह भी आधा है, लेकिन इसके साथ क्या है, ए है ना, पुराने ज़माने का भाई है ए। और हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है, उसके बाद कोई स्वर आ जाता है तो क्या होता है, स्वर की मात्रा लग जाती है। तो वह में ए की, शब्द क्या बन गया, अन्वेषण। शब्द क्या बन गया, अन्वेषण। कैसे बना, अनुधन ऐसा, नाम में ऊ की मात्रा, साथ में क्या आ रहा है, ए। हमें पता है कि भाई ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और वापस न आधा है तो आधा रह गया, वह में ए की मात्रा, क्योंकि वह के बाद स्वर आ रहा है तो स्वर की मात्रा लग जाएगी। और शब्द क्या बन गया, अन्वेषण। शब्द क्या बन गया, अन्वेषण। एक और देखते देखें, प्रबुधन आगमन। क्या है, प्रबुधन आगमन। बस जब तक इस व्यंजन में स्वर हैं तब तक हमें चैन नहीं है, बेचैन रहते हैं हम। तो क्या करेंगे, इस भ में से ऊ स्वर बाहर निकालिए। प्रभु है तो हैं, प्रभु है तो अपनी जगह पे हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसको ऊ को बाहर निकालना है, हमें अच्छा नहीं लगता। प्रभु है तो भी बाहर निकालेंगे हम तो। और साथ में क्या है, आगमन। क्या है, आगमन। तो हमें पता है कि ऊ के साथ क्या आ जाता है, असमान स्वर। क्या आ जाता है, असमान स्वर। ऊ के साथ आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। ऊ के साथ जब भी असमान स्वर आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, वह पूरा या आधा, आधा वह होता है। कैसा होता है, आधा वह। अब देखो, भ आधा है और उसके बाद क्या आ रहे हैं, वह, यानी व्यंजन का भाई व्यंजन आ रहे हैं। और एक भाई कभी नहीं चाहता कि उसका दूसरा भाई आगे बढ़े, उससे आगे निकल जाए, तो ये आधा ही रखेगा, इसको पूरा नहीं होने देगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, वह। लेकिन वह के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है उसके बाद स्वर आ जाता है तो स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है। आगमन। शब्द क्या बन गया, प्रभु आगमन। शब्द क्या बन गया, प्रभु आगमन। ठीक है, कैसे, अब देखो, प्रबुधन आगमन। भ में ऊ की मात्रा और साथ में क्या आ रहे हैं, असमान स्वर, है ना। तो हमें पता है कि जब भी ऊ के साथ असमान स्वर आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। जैसे प्रबुधन आगमन, भ आधा, आधा रह गए, क्योंकि
हलंत युक्त है, आधा है और उसके बाद व्यंजन आ रहे हैं, तो हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन आधा होता है, हलंत युक्त होता है और उसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाता है तो आधा का आधा ही रहता है। तो ब आधा, व के बाद स्वर आ रहे हैं, तो हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है और उसके बाद यदि कोई स्वर आ जाता है तो स्वर की मात्रा व्यंजन में लग जाती है। व में आ की मात्रा आगमन, शब्द क्या बन गया? प्रभुआगमन। तो यण संधि के कितने नियम हो गए? 2 नियम। अब देखते हैं तीसरा नियम। दोनों नियम समझ में आ गए। अभी एक एक दो उदाहरण, लेकिन बाद में सारे तीन या चार, जो भी 3, 4, 5, 6, 10, 20 जो भी नियम होंगे सबके साथ उदाहरण देखेंगे, है ना। तीसरा नियम, ई सारे हो गए, अ हो गया, अ आ हो गए, ई हो गया, ऊ हो गया, है ना। सारे के सारे हो गए। अब ऊ के बाद किसकी बारी आएगी? ए आई की आएगी? नहीं, वो हम बोलते थे अ आ ई ऊ ए आई ओ औ अंग अह, लेकिन वो है नहीं। ऊ के बाद किसकी बारी? री की। री के साथ असमान स्वर, तो री का क्या हो जाएगा? य व र, ई ऊ री य व र, एक क्रम में आ रहे हैं, है ना, एक सीक्वेंस से आ रहे हैं ना। तो ई ऊ री, फिर य व और र, है ना। जब हमने व्यंजन पढ़े थे तो उनको बोला था य व र, य र ल व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के जैसा होता है, यानी न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी दोनों के अंतस्थ यानी बीच में स्थित होना। तो इसलिए देखो ई का य, ऊ का व और री का क्या बन रहा है? र बन रहा है। अब देखो कैसे, उदाहरण देखते हैं। री के साथ क्या आ जाए? असमान स्वर, तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। जैसे देखो, माता धन ऋण, स्वर तो हमें अच्छा लगता ही नहीं है यहाँ पे व्यंजन के साथ, आ, और साथ में क्या है? ऋण, सॉरी ये दूसरी संधि का हो गया है ना। मातृधन आज्ञा। अब क्या करना है? स्वर बाहर निकालना है। तो में से कौन सा स्वर है? री, और साथ में क्या है? आज्ञा। साथ में क्या है? आज्ञा। तो हमें पता है कि भाई जब भी कोई री के साथ क्या आ जाता है? असमान स्वर। जब भी री के साथ असमान स्वर आ जाता है, समान स्वर आता है, तब तो क्या होता है? कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। और जब भी असमान स्वर आता है तो कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि। तो री का क्या हो जाएगा? इस री की जगह पे र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र। अब शब्द क्या बनेगा? माँ, ये त आधा है और साथ में क्या आ रहा है? र, तो त्र, ठीक है। क्योंकि हमने जो संयुक्त व्यंजन पढ़े थे तो त्र का निर्माण किससे होता था? त और र मिलके त्र बनता था। तो यहाँ पे भी क्या है? त आधा उसके बाद र आ रहा है, त आधा उसके बाद र आ रहा है, तो क्या हो गया? त्र बन गया। त्र क्यों बना? क्योंकि त और र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? त्र का निर्माण करते हैं। यानी आधा त और उसके बाद क्या आ जाए? र। यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं? आधा त और उसके बाद क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो त्र और र में किसकी मात्रा आ जाएगी? आ की, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है उसके बाद कोई स्वर आता है तो स्वर की मात्रा उसमें लग जाएगी। शब्द क्या बन गया? मात्राज्ञा। शब्द क्या बन गया? मात्राज्ञा। ऐसे एक उदाहरण और देखते हैं, देखें। पितृधन आदेश। क्या है? पितृधन आदेश, है ना। अब देखो, सबसे पहला क्या काम करना है? तोड़ना। त में से ये री बाहर निकाल दिया। पितृधन आदेश क्या हो जाएगा? पितृधन आदेश। अब हमें पता है कि री के साथ क्या आ जाए? कोई भी असमान स्वर, तो क्या हो जाता है? री का र हो जाता है। तो ये पी त आधा और री का क्या हो गया?
र हो गया, और साथ में क्या है, आदेश। तो वापस नया शब्द क्या बनेगा, पी त आधा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, र। तो आधा त और र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, त्र का निर्माण करते हैं। किसका, त्र का। और र में किसकी मात्रा आ जाएगी, आ की। क्यों, क्योंकि र क्या है, हलंत युक्त है, आधा है। जब भी कोई व्यंजन हलंत युक्त होता है और उसके बाद आ की मात्रा आ जाती है तो क्या होता है, उस स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है। तो पित्रा देश, शब्द क्या बन गया, पित्रादेश। शब्द क्या बन गया, पित्रादेश। तो यण संधि के कितने नियम हुए, 3 नियम हो गए। कितने नियम, 3 नियम हो गए। कौन कौन से, भाई ई के साथ असमान स्वर आ जाता है तो ई का य हो जाता है, ऊ के साथ असमान स्वर आता है तो ऊ का व हो जाता है, री के साथ असमान स्वर आता है तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। और जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ ई, ऊ और री में होता है। किस में होता है, ई, ऊ और री में परिवर्तन होता है। जो दूसरा स्वर है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और य, व, र कैसे होंगे, हलंत युक्त होंगे, यानी आधे होंगे। क्या होंगे, आधे होंगे। ठीक है, तो अब इन तीनों के उदाहरण देखते हैं साथ में। किसके उदाहरण देखेंगे, यण संधि के, है ना। यण संधि के सारे उदाहरण एक साथ देखेंगे। ये वही बात है ना, घातक में वो सनी देओल का किस डायलॉग है ना, कि एक एक को मारूंगा, है ना। पहले एक एक नियम देखते हैं, है ना। एक एक को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, फिर सबको साथ मारूंगा, है ना। तो वही पहले एक एक उदाहरण देखेंगे, फिर सबको साथ में मिला के देखेंगे, लेकिन देखेंगे सबको, है ना, ताकि पूरी की पूरी जो संधि है वो सारे के सारे नियम क्या हो जाए, याद हो जाए। ये संधि का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के कितने नियम थे, 3 नियम थे। कौन कौन से, कि भाई ई के साथ क्या आ जाए, असमान स्वर, तो ई का य। ऊ के साथ असमान स्वर आ जाए तो ऊ का क्या हो जाता है, व। री के साथ असमान स्वर आ जाए तो री का र। और य, व और र कैसे होते हैं, हलंत होते हैं, यानी कैसे होते हैं, आधे होते हैं। अब तीनों के उदाहरण वही है। यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, संधि शब्द बनाने, और उस तरफ क्या होगा, संधि शब्द होंगे और आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो देखते हैं, देखें। गतिदन अनुसार इतिदन आदि प्रतिदन आशा सुदन आगत और भूधन ओज वाणीधन औचित्य रीतिधन अनुकूल शोधन इच्छा प्रबोधन आदेश और धात्रीधन आ। ठीक है,
इनका तो क्या करना है आपको, संधि शब्द बनाना है, यानी संधि विच्छेद दिया हुआ है, नियम लगाना है, फिर दोनों स्वर बाहर निकालने हैं, फिर नए स्वर का या व्यंजन जो भी आ रहा है वो नियम लगाना है और नए शब्द का निर्माण करना है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, संधि शब्द दिया होगा, आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, यानी इसका उल्टा, एक तरफ संधि शब्द बनाएंगे, दूसरी तरफ संधि विच्छेद करेंगे। देखते हैं, देखें, देवीधन उपासना, पतिधन आज्ञा, स्त्रीधन स्त्रीधन उचित, गुरुधन अनुमति, कर्तृधन आ, मातृधन आज्ञा, सुधन अयम, अधिधन आदेश, और एक लिख देते हैं अतिधन अल्प। अतिधन अल्प ये है। आपको क्या करना है कि उनका संधि शब्द बनाना है और इनका क्या करना है, संधि, अरे दोनों तरफ यही हो गया ना, चलो कोई नहीं, ये करो, उसके बाद और शब्द देख लेंगे, कोई नहीं। गतिधन अनुसार, इतिधन आदि, प्रतिधन आशा, सुधन आगत, भूधन ओज, वाणीधन औचित्य, रीतिधन अनुकूल, सुधन इच्छा, प्रभुधन आदेश, धात्रीधन देवीधन उपासना, पतिधन आज्ञा, स्त्रीधन उचित, गुरुधन अनुमति, कर्तृधन आ, मातृधन आज्ञा, सुधन अयम, अधिधन आदेश और अतिधन अल्प। ठीक, इनका क्या करना है, संधि शब्द बनाना है सबका, उसके बाद में संधि विच्छेद भी 2-4 देख लेंगे, है ना। गतिधन अनुसार, ई साथ में ई के साथ असमान स्वर, ई का क्या हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, य, तो शब्द क्या बन जाएगा, य में अ की मात्रा, गति अनुसार। ठीक है, अगला इतिधन आदि, ई के साथ असमान स्वर, तो ई और आ मिलके ई का क्या हो जाएगा, य, शब्द क्या बनेगा, इत्यादि, शब्द क्या बन जाएगा, इत्यादि। यहाँ पे ई के साथ क्या आ रहा है, आ, असमान स्वर, तो ई का य हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्याशा। शोधन आगत, ऊ के साथ ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ का व, तो शब्द क्या बन जाएगा, स्वागत, शब्द क्या बनेगा, स्वागत। भूधन ओज, ऊ के साथ ओ, यानी असमान स्वर, तो ऊ का क्या हो जाएगा, व, तो शब्द क्या बन जाएगा, भोज, शब्द भोज। वाणी धन औचित्य, ई है ना, क्या है, ई के साथ औ, यानी असमान स्वर है, तो ई के साथ असमान स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है, य, तो शब्द क्या बन जाएगा, ण कैसा है, आधा रहेगा, ण आधा, य पूरा, क्योंकि ण में से ई निकल गया तो ण क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, और उसके बाद में य में किसकी मात्रा आ जाएगी, औ की मात्रा,
और चित्त। शब्द क्या बन गया? वाणियोचित। रीतिधन अनुकूल। त में ई साथ में ई के साथ असमान स्वर तो ई का य, ई का क्या हो जाता है? य। तो शब्द क्या बन जाएगा? री त क्या हो गया? आधा हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है? य में किसकी? अ की मात्रा। तो शब्द क्या बन गया? रीत्यनुकूल। सुधन इच्छा। ऊ साथ में क्या है? ई यानी असमान स्वर तो ऊ का क्या हो जाएगा? व। तो स आधा ऊ निकल गया। उसके बाद में व में किसकी मात्रा? छोटी ई की मात्रा। शब्द क्या बन गया? स्वेच्छा। प्रबुधन आदेश। ऊ और आ यानी ऊ के साथ असमान स्वर तो ऊ का व। तो शब्द क्या बन जाएगा? ब आधा व में आ की मात्रा और देश। शब्द क्या बन गया? प्रभुआदेश। धात्रीधन आ क्या है? री के साथ में आ यानी क्या आ रहा है? असमान स्वर। तो री के साथ असमान स्वर आता है तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। तो धा त आधार उसके बाद में र आ रहा है तो र में आ की मात्रा। शब्द क्या बन गया? धात्रा। शब्द क्या बन गया? धात्रा। यहाँ पे भी देवी धन उपासना। ई और ऊ, ई के साथ असमान स्वर तो ई का क्या हो जाता है? य। तो शब्द दे व आधा य में ऊ की मात्रा और उपासना। शब्द क्या बन गया? देवी उपासना। प्रतिधन पतिधन आज्ञा। ई और आ यानी ई के साथ असमान स्वर ई का य। प तो आधा हो गया, स्वर निकल गया। अब बाद में य के बाद में आ रहा है जिसकी मात्रा लग जाएगी और क्या? शब्द क्या बन गया? पत्याज्ञा। स्त्रीधन उचित। इस शब्द का ध्यान रखना। अब त्र में किसकी मात्रा है? ई की। साथ में ऊ यानी असमान स्वर तो ई का क्या हो जाएगा? य। तो ये देखो आधा स त्र आधा हो गया। र के बाद क्या आ जाएगा? य, क्योंकि त्र आधा है, हलंत युक्त है, स्वर निकल गया। उसके बाद व्यंजन आ रहा है तो त्र कैसा हो जाएगा? आधा का आधा ही रहेगा। अब य में किसकी मात्रा आएगी? ऊ की मात्रा आएगी। चित। और बोलते हम क्या है? स्त्रियोचित। क्या बोलते हैं? स्त्रियोचित। स्त्रियोचित ना बोलने में क्या ये अच्छा लग रहा है, लेकिन सही क्या है? ये हमें कब पता चलेगा? जब हम संधि के नियम पढ़ेंगे। हमें पता है कि स्त्री के साथ उचित आ रहा है तो ई के साथ असमान स्वर है तो ई का य हो रहा है, और उसके बाद में ऊ आ रहा है तो ऊ की मात्रा लगेगी, ना कि ओ की मात्रा, है ना? ओ की मात्रा नहीं लगेगी। गुरुधन अनुमति। देखो ऊ के साथ में असमान स्वर तो ऊ का क्या हो जाएगा? व। क्या हो जाएगा? व। तो र आधा और उसके बाद में व। तो र जब भी आधा होता है, जहाँ पे र का उच्चारण होता है तो उससे आगे आने वाले स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में चला जाता है। तो ये व के ऊपर रेफ के रूप में। अब व के बाद में अ तो शब्द क्या बन गया? गुर्वानुमति। कर्तृधन आ री के साथ क्या आ रहा है? असमान स्वर तो री का क्या हो जाएगा? र। तो क ये त ऊपर ये र आधा पड़ा है और ये त आधा है, उसके बाद में र आ रहा है तो ये क्या हो गया? त्रि। और र में आ की मात्रा। तो शब्द क्या बन गया? कर्त्रा। शब्द क्या बन गया? कर्त्रा। त्र आ। मातृधन आ गया री के साथ आ, यानी री के साथ असमान स्वर तो री का क्या हो जाएगा? र। तो मा त्र, क्योंकि त आधा है उसके बाद र आ गया, त्र आ गया, मात्रा गया। शब्द क्या बन गया? मात्रा गया। सुधन अयम। ऊ और साथ में असमान स्वर तो ऊ का क्या हो गया? व। तो शब्द क्या बन गया? व। स आधा हो गया, व में अ की मात्रा और ये शब्द बन गया स्वयं। शब्द क्या बन गया? स्वयं। अधिधन आदेश। ई क्या है? ई साथ में यानी ई के साथ असमान स्वर आ रहा है तो ई का क्या हो जाएगा? य। तो अ अपनी जगह पे, ध में से स्वर निकल गया, ध आधा। ध के बाद क्या आ रहा है? य के बाद स्वर आ रहा है तो इसकी मात्रा लग जाएगी आ की। शब्द क्या बन गया? अध्यादेश। शब्द क्या बन गया? अध्यादेश। अतिधन अल्प।
ई और अ। ई के साथ असमान स्वर, तो ई का क्या हो गया य। तो अ त में से ई निकल गया तो आधा, उसके बाद में य के बाद स्वर आ रहा है यानी अ आ रहा है, तो अ की मात्रा लग जाएगी और ल और प, शब्द क्या बन गया अत्यल्प। अब देखिए यण संधि के पहचान लिखते हैं। इन सब में देखो एक बात कॉमन है, यण संधि में बनता क्या है य व और र, है ना। क्या बनता है य व और र बनता है, और य व र से पहले क्या आ रहा है आधा व्यंजन आ रहा है। किसी भी उदाहरण में देख लो य व और र से पहले क्या आ रहा है आधा व्यंजन। तो यण संधि की पहचान होती है कि भाई य व और र से पहले क्या आएगा आधा व्यंजन यानी हलंत युक्त व्यंजन आएगा य व र से पहले। किसी भी उदाहरण में देख लो, अगर य व र से पहले आधा व्यंजन आ रहा है तब भी वो किसका उदाहरण होगा यण संधि का, वरना यण संधि नहीं होगी। यण संधि की पहचान है कि य व र से पहले हमेशा क्या आएगा आधा वर्ण आएगा। ठीक है, तो ये 4 संधियाँ हो गई, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि। चारों के उदाहरण, नियम और उनकी पहचान भी पढ़ लिए। तो अब स्वर संधि का एक भेद बचा है, कौन सा अयादी संधि। कौन सा यण के बाद अयादी और अंतिम, उसके बाद में फिर व्यंजन, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर में बैठ के आराम से अच्छे से रिवीजन करना है, एक बार देखना है, इसलिए एक बार वापस यहाँ पे भी नियम देख लेते हैं। यण संधि का पहला नियम कौन सा है बताइए, किसके साथ कौन सा स्वर आ जाए। ई के साथ असमान स्वर तो य, ई का य हो जाता है। ऊ के साथ असमान स्वर तो ऊ का व हो जाता है। री के साथ असमान स्वर तो री का क्या हो जाता है र हो जाता है। कौन सी संधि में यण स्वर संधि में। और इसकी पहचान है कि य व र से पहले क्या आएगा आधा व्यंजन आएगा। तो यहाँ पे यण संधि पूरी होती है और कल अयादी संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।